अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जेनिफ़र। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए जेनिफ़र, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ मीनवाइल, सो बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज करें जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा हम स्टार्ट कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम महकुन्निसा। 3 से 4 मिनट वेट करूँगी मैं बेटा, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दे दें, उसके बाद मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग समर। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं बेटा? गुड मॉर्निंग टू ऑल। एड्रीनल ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हें बेसिकली हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक, जिसमें एनाटमी फिजियोलॉजी और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से, कौन कौन से एड्रीनल ड्यूला से, वो सब आपको डिस्कस कर लिए थे, आपको पढ़ा दिए थे, बता दिए थे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि किस तरह से ये डिफरेंट जो हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी में रेगुलेट कर रहे हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फियोक्रोमोसाइटोमा स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि बेसिकली ये ट्यूमर है और क्रोमोफिन सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला से ओरिजिनेट होता है। फिर इसकी जो इंसिडेंस है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर ली थी कि किस तरह से इसका बॉडी ग्लूकोज लेवल के ऊपर, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट है। असेसमेंट पढ़ ली थी हमने, और किस तरह से पेशेंट को डायग्नोज करना है। मेडिकल मैनेजमेंट आई थिंक स्टार्ट करनी थी हमने इसकी। हाँ, मेडिकल मैनेजमेंट नहीं पढ़ी थी। मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग एन एपिसोड और अटैक ऑफ हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, एंजाइटी and the other symptoms of pheochromocytoma, bed rest with the head of the bed elevated is prescribed to promote an orthostatic decrease in blood pressure.
Pharmacological therapy क्या है? The patient may be moved to the intensive care unit for close monitoring of ECG changes and careful administration of alpha-adrenergic blocking agent or smooth muscle relaxant. क्यों? क्योंकि ये जो टैकीकार्डिया हो रहा है, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इस सब में एक तो ब्लड प्रेशर रेज़ हुआ हुआ है और जो वेजोकंस्ट्रिक्शन है वेसल्स की वो हुई है, तो ज़ाहिर है उसके ऑपोजिट तो हमें मसल्स को रिलैक्स ही करना होगा ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर डाउन हो जाए। Dibenzyline, a long-acting alpha blocker है, may be used after the blood pressure is stable to prepare the patient for surgery. Calcium channel blockers such as nifedipine is well tolerated by the patients. It reduces the perioperative fluid requirement and prevent the cardiovascular complications because they prevent catecholamine-induced coronary vasospasm and myocarditis. इसके अलावा बीटा adrenergic blocking agent है such as propranolol, Indirol के नाम से जो आती है. It may also be used in patients with cardiac dysrhythmias and in those not responsive to alpha blockers. Alpha-adrenergic and beta-adrenergic blocking agent must be used with caution because patients with pheochromocytoma may have increased sensitivity to them. सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है बेटा? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जिकल रिमूवल ही है कि जो ट्यूमर है उसे हम सर्जिकली रिमूव करें, यूजुअली विद एड्रेनलेक्टमी. Bilateral adrenalectomy may be necessary if tumors are present in both adrenal glands. Patient preparation include control of blood pressure and blood volume during and after surgery. Exploration of other possible tumor sites is frequently undertaken to ensure removal of all tumor tissue. यानी जो भी एक तो हमने ये चीज़ देख ली, ज़ाहिर है बायलैटरल हमारा गोल नहीं होता, बट अगर दोनों एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो हमें बायलैटरली ही उसे रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट की स्पेशल प्रिपरेशन करनी होती है कि सर्जरी के बाद भी और ड्यूरिंग सर्जरी भी उसका ब्लड प्रेशर विद इन रेंज रहे, कंट्रोल रहे और ब्लड वॉल्यूम भी. जो पॉसिबल ट्यूमर साइट्स हैं, यानी जहाँ एक तो जो ट्यूमर जिस जगह पे प्रेजेंट है, ज़ाहिर है उसके आसपास के टिश्यूज़, उन सारी चीज़ों को भी क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है कि पॉसिबल जो ट्यूमर साइट्स हो सकती हैं उन्हें भी हम ज़ाहिर है फिर उसके साथ साथ उसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम कम्प्लीटली जो ट्यूमर के टिश्यूज़ हैं उन्हें रिमूव कर सकें. एज अ रिजल्ट द पेशेंट इज़ सब्जेक्ट to the stress and effects of a long surgical procedure which may increase the risk of hypertension post-operatively. Corticosteroid placement is required if bilateral adrenalectomy has been necessary. अगर हम bilaterally दोनों ही adrenal gland को ज़ाहिर रिमूव कर देंगे तो दिस इज़ अंडरस्टूड कि जो स्टेरॉइड हमारा एड्रेनल ग्लैंड बना रहा था नेचुरली वो अब नहीं बना सकता, तो हमें सिंथेटिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो पेशेंट को देने पड़ेंगे. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर रिमूवल ऑफ अ सिंगल एड्रेनल ग्लैंड. Hypotension and hypoglycemia may occur in the postoperative period because of the sudden withdrawal of excessive amounts of catecholamines. Therefore, careful attention. देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कैटाकोलामीन का रोल है, उन्होंने जो हमारे किडनीज हैं उसकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है. ज़ाहिर है सोडियम का काम है बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, और सोडियम के साथ साथ जो है वाटर को भी वो रिटेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो जब दोनों चीज़ें बॉडी से सडनली जो है उनका एक्सेसिव लॉस होगा, विड्रॉल होगा कैटाकोलामीन का, तो उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें भी बॉडी में तो थोड़ी अरसे तक जो है वो उसको खुद से मेंटेन नहीं रख पाएंगे, इसलिए हाइपोटेंशन और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. उसकी केयरफुल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. Therefore, careful attention is directed toward monitoring and treating these changes. Several days after surgery, urine and plasma level of catecholamines and their metabolites are measured to determine whether the surgery was successful. Nursing management क्या है? The patient may remain fearful because of stressful pre-operative and post-operative course and repeated attacks. So nurse should ensure and support the patient. लेकिन सबसे पहले नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट को जो है सपोर्ट करे, क्योंकि उसको ज़ाहिर है सर्जरी की वजह से स्ट्रेसफुल होता है, वो उसे फियर होता है. इसके अलावा पेशेंट इज़ मॉनिटर्ड फॉर सेवरल डेज इन इंटेंसिव केयर यूनिट विद स्पेशल अटेंशन गिवन टू द ECG changes, arterial pressure, fluid and electrolyte balance, and blood glucose levels. Several IV lines are inserted for administration of fluids and medications.
नेक्स्ट जो अच्छा फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो बेटा पूछ लीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं एड्रीनो कॉर्टिकल इंसुफिशियंसी की तरफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज और एड्रीनो कॉर्टिकल इंसुफिशियंसी यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है वो कम रिलीज हो रहे हैं। दे अकर्स व्हेन एड्रीनल कॉर्टेक्स फंक्शन इज इनएडिक्वेट टू मीट द पेशेंट्स नीड ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। कॉजेस क्या है? सबसे पहले तो वही या तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगी या फिर इडियोपैथिक एट्रोफी होगी, यानी कोई उसका कॉज नहीं हमें पता लगेगा। Atrophy of the adrenal gland is responsible for the vast majority of cases. Other causes include surgical removal of both adrenal glands and infection of the adrenal glands. Tuberculosis and histoplasmosis are the most common infections that destroy the adrenal gland tissues. Inadequate secretions of ACTH from the pituitary gland ultimately एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो रिलीजिंग हार्मोन है जो ज़ाहिर है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा वो आके एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा आके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन रिलीज करना शुरू करेगा ना। सो एसीटीएच जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कम निकलेगा तो वो किस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन जो है वो रिलीज करें। और इसके अलावा थेराप्यूटिक यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दीज आर द कॉजेज ऑफ एडिसन डिजीज। जो एडिसन डिजीज है उसमें पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को, पोस्टरल हाइपोटेंशन, वेट लॉस, GI tract disturbances, weakness, changes in distribution of body hair, bronze pigmentation of the skin। जो एड्रीनल क्राइसिस है यानी ये जो एडिसन डिजीज़ जब बहुत सीवियर केस में हो जाती है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एड्रीनल क्राइसिस के जो कुछ साइन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? प्रोफाउंड फटीग है, डिहाइड्रेटेड होगा पेशेंट, वास्कुलर कोलैप्स, इतनी ज़्यादा वेसल्स कोलैप्स हो जाएंगी कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, रीनल शटडाउन, सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज एंड पोटाशियम लेवल इंक्रीज्ड। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एड्रीनल क्राइसिस या एडिनोसोनियन क्राइसिस विद डिजीज प्रोग्रेशन एंड एक्यूट हाइपोटेंशन एडिसोनियन क्राइसिस डेवलप। जो पहले आपको बता दिया, पीछे आपके साथ ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, देखें एडिसन डिजीज़ की ना, कि इसमें हमने बहुत क्लियर पढ़ा कि बेसिकली हाइपोटेंशन और जो है वेजोडाइलेशन ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर हम इसे टाइमली ट्रीट नहीं कर सकेंगे और ये चीज़ें प्रोग्रेस कर गई तो हमारा पेशेंट एड्रिनल क्राइसिस में चला जाएगा। आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सो जिस तरह से हमने आपको हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस, कैल्सीमिक क्राइसिस पढ़ाया था। With disease progression and acute hypotension, adenosine crisis develop. This condition is characterized by होता क्या है इसमें? साइनोसिस होगा एंड द क्लासिक साइन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। पेशेंट पेलर होगा, अपरेशन होगी, रैपिड और वीक पल्स होगी, रैपिड रेस्पिरेशन होगी, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा। इसके साथ साथ पेशेंट हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया की कंप्लेन करेगा और रेस्टलेस होगा, कंफ्यूजन होगी यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। इवन थोड़ा सा भी अगर वो काम कर लेता है, थोड़ा बहुत भी ओवर एग्जर्शन हो जाती है, वो ज़्यादा जल्दी थक जाएगा, कोल्ड को एक्सपोजर टॉलरेट नहीं कर सकेगा, एक्यूट इन्फेक्शंस होंगे उसे रिपीटेडली, और डिक्रीज इन सॉल्ट इनटेक। ये वो सारी चीज़ें हैं, इनकी वजह से भी यानी इवन थोड़ा सा भी अगर उसने ज़्यादा काम कर लिया या उसको कोई माइल्ड सा इन्फेक्शन हो गया या उसका ठंड में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो इसकी वजह से भी इसका सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, यानी इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर डाउन जा सकता है कि वो शॉक में जा सकता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। द स्ट्रेस ऑफ सर्जरी और डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट और सर्जरी में प्रेसिपिटेट एन एडिनोसिनियन और हाइपोटेंसिव क्राइसिस। तो इसलिए बार बार समझाते हैं आपको कि ये हार्मोन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। जो सर्जरी करनी है या डिहाइड्रेशन हो गई है, सर्जरी की वजह से पेशेंट को फियर है, इन सारी चीज़ों की वजह से, या किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट का उसको फियर है, सर्जरी का फियर है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को एडिनोसिन क्राइसिस या हाइपोटेंसिव क्राइसिस में ले जा सकती हैं। Assessment and diagnostic finding क्या है? The diagnosis is confirmed by the laboratory test result. Combined measurement of early morning serum cortisol and plasma ACTH are performed to differentiate primary adrenal insufficiency from secondary adrenal insufficiency and from normal adrenal function. अब मैं समझती हूँ
कि अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंसफिशेंसीज़ हैं इनके बारे में समझाने की फ़र्दर ज़रूरत नहीं है, मैं कई बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ। Patients with primary insufficiency have a greater increased plasma ACTH level but a serum cortisol concentration lower than the normal range. Other laboratory findings include decreased level of blood glucose level, sodium कम होगा, hyponatremia, potassium body में बढ़ेगा, that is called hyperkalemia, और white blood cells का count भी increased होगा. The diagnosis is confirmed by low levels of adrenocortical hormones in the blood or urine and decreased serum cortisol level. If the adrenal cortex is destroyed, baseline values are low and ACTH administration failed to cause the normal increase in plasma cortisol and urinary 17-hydroxycorticosteroids. क्यों? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो बेशक पिट्यूटरी ग्लैंड जितना भी ACTH भेजता रहे, बेचारा एड्रिनल कॉर्टेक्स तो वहाँ पे इस काबिल है ही नहीं कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके, इसलिए कोर्टिसोल का लेवल आपको लो ही मिलेगा. इफ द एड्रिनल ग्लैंड इज नॉर्मल बट नॉट स्टिमुलेटेड प्रॉपर्ली, अगर एड्रिनल ग्लैंड खुद ठीक है लेकिन वो प्रॉपर्ली पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू रिपीटेड डोजेज ऑफ एक्सोजिनस ECTH इज सीन, तो फिर हम क्या करते हैं कि बॉडी यानी खुद से एक्सोजिनसली उसे ECTH की डोजेस देते हैं जिसके बाद हमें उसमें चेंजेस नजर आती हैं, बट नो रिस्पॉन्स अकर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ metopyrone which stimulate endogenous ACTH. मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसकी बेटा? इमीडिएट ट्रीटमेंट तो जाहिर है हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी शॉक है, पेशेंट हाइपोवोलीमिया में गया हुआ है, सोडियम कम है बॉडी में, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लोड जा रहा है, डाउन जा रहा है, पेशेंट शॉक की कंडीशन में है. सो इमीडिएट ट्रीटमेंट तो यही है कि हम उसके शॉक को ट्रीट करेंगे, यानी ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, फ्लूइड्स लगाएंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, उन्हें वाइटल साइंस मोनीटर करेंगे, पेशेंट को रिकम्बेंट पोजीशन में रखेंगे जिसमें लेग्स एलिवेटेड होती हैं ताकि जितना भी बॉडी में ब्लड है, फ्लूइड है, वो हो सके जितना भी मुमकिन है वो हार्ट की तरफ जाए, ताकि जाहिर अल्टीमेटली तो हार्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, बाकी तो बॉडी के एरियाज़ को हम कवर कर सकते हैं लेकिन हार्ट और ब्रेन को तो विद इन सेकेंड्स उनकी वो अरेस्ट में चले जाते हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले, ब्लड ना मिले. बाकी सोलोकॉर्टिव हाइड्रोकोर्टिसोन जो है ये भी एडमिनिस्टर किया जाता है IV, विच इज़ फॉलोड बाय 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन. वेजोप्रेसर्स यानी जो जिनका काम है कि वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्कुलेटरी शॉक हुआ हुआ है, अगर वेसल्स थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर उसके अंदर, उन वेसल्स के अंदर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हाई होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में बी एडमिनिस्टर्ड इफ इन्फेक्शन हैज़ प्रिसिपिटेटेड एड्रिनल क्राइसिस इन अ पेशेंट with chronic adrenal insufficiency. Oral intake may be initiated as soon as tolerated. IV fluids are gradually decreased after oral fluid intake is adequate to prevent hypovolemia. Agar adrenal gland does not regain its function, the patient needs lifelong replacement of corticosteroid and mineralocorticoid to prevent recurrence of adrenal insufficiencies. During stressful procedures or significant illnesses, additional supplementary therapy with glucocorticoid is required to prevent adenosinian crisis. In addition, the patient may need to supplementary dietary intake with added salt during GI losses of fluid through vomiting and diarrhea. अगर एड्रिनल ग्लैंड अपना फंक्शन दोबारा से रीगेन नहीं करता तो अल्टीमेटली पूरी ज़िंदगी के लिए पेशेंट को हम जो स्टेरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड आर्टिफिशियली जो सिंथेटिकली हमने बनाए होते हैं वो पेशेंट को हमें देने पड़ते हैं ताकि वो एड्रिनल इंसफिशेंसी से प्रिवेंट करें. इसके अलावा उसकी लाइफ में जब भी कोई स्ट्रेसफुल कोई प्रोसीजर होगा, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियसली उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की फर्दर जो सप्लीमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी. इसके अलावा अगर कभी भी पेशेंट की बॉडी से सोडियम बेसिकली GI के थ्रू लॉस होना शुरू होगा, सोडियम और फ्लूइड जैसे वॉमिटिंग, डायरिया में, तो भी हमें एडिशनल सप्लीमेंट्री सॉल्ट जो है उसकी डाइट में ऐड करना पड़ेगा. नर्सिंग मैनेजमेंट यही है कि अपने पेशेंट को आपने असेस करना है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए, फोकस यही हो कि हम पेशेंट का फ्लूइड इम्बैलेंस चेक करें और पेशेंट का स्ट्रेस लेवल चेक करें. इसके अलावा पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट चेक करना, पेशेंट को मूव करते रहना लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग पोजिशन में, असेस करने के लिए कि उसका फ्लूइड स्टिल एडिक्वेट हो गया है या फिर अभी तक उसका फ्लूइड जो है वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि आपको पता है डिक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर में इंडिकेट डिप्लीट ऑफ
इस तरह से मूव करने की वजह से अगर पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर 20 डिग्री तक भी 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक भी डाउन जाता है तो इट मीन्स कि अभी भी उसका फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीटेड है। स्किन भी असेस करनी है, कलर देखेंगे, टर्गर देखेंगे, क्योंकि ये भी डिहाइड्रेशन की जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है स्किन हमें बताती है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं क्रॉनिक एडिनल इंसफिशिएंसी और हाइपोवोलेमिया को। द पेशेंट इज असेस्ड फॉर चेंजेस इन वेट, मसल वीकनेस, फटीग एंड एनी इलनेस और स्ट्रेस दैट मे हैव प्रेसिपिटेटेड द एक्यूट क्राइसिस। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एडिसोनियन क्राइसिस। कोई पेशेंट एट रिस्क इज मॉनिटर्ड फॉर साइन एंड सिम्टम इन नेगेटिव। अच्छा, जो पहले आपको बता दिया था एडिसन डिजीज़ के साथ पेशेंट है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी बड़ी विजिलेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि पेशेंट मेरा एडिसोनियन क्राइसिस की तरफ ना जाए। उसके लिए जाहिर है बेस्ट यही है कि जो साइन सिम्टम्स हैं उनके ऊपर आप अपनी जो है एक विजिलेंट आई रखें, उससे आपको पता लगता रहेगा, जिसमें ज़ाहिर शॉक है, हाइपोटेंशन है, रैपिड वीक पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, पेलर और एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो वीकन है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर सच एज बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ एक्सपोजर ना हो, ओवर एक्सर्शन हो गया, इन्फेक्शन एंड इमोशनल डिस्ट्रेस शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा पेशेंट विद एडिसोनियन क्राइसिस रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट विद IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, स्पेशली सोडियम, रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग steroid hormone and vasopressor. The nurse anticipate and meet the patient's need to promote return to a pre-crisis state. फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर करना ऑल्सो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्स इंकरेज करेगी पेशेंट को भी कि अगर वो ओरल फ्लूइड ले रहा है तो वो फ्लूइड और फूड अच्छी डाइट ले अपनी, ताकि फ्लूइड बैलेंस बॉडी में मेंटेन रहे। डाइटिशियन के साथ मिलकर नर्स हेल्प करेगी कि अपने पेशेंट के लिए अच्छी फूड सेलेक्ट करे, GI डिस्टर्बेंसेस जो हैं ताकि उसके कम हो, और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में जो है मतलब अपेरेंटली डाइट जो है फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो पेशेंट के सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डाइट को जो है प्रॉपर्ली मॉनिटर करेगी। नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड अ फैमिली मेंबर टू एडमिनिस्टर हार्मोन रिप्लेसमेंट एज प्रिस्क्राइब एंड टू मॉडिफाई द डोजेज ड्यूरिंग इलनेस एंड अदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। Written and verbal instructions are provided about the administration of mineralocorticoid or corticosteroids as prescribed. Improving activity tolerance until the patient's condition is stabilized. The nurse take precautions to avoid unnecessary activity and stress that could precipitate another hypotensive episode. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओवर एग्जर्शन से पेशेंट जा सकता है इस हाइपोटेंसिव स्टेट में, तो इसलिए जब तक पेशेंट आपका स्टेबलाइज नहीं हो जाता आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपका पेशेंट एग्जर्टेड ना हो, बस कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी उससे नहीं करवानी। Efforts are made to detect sign of infection and the presence of other stressors, explaining the rationale for minimizing stress during the acute crisis assist the patient to increase activity gradually. फिर आप ज़ाहिर है अगर पेशेंट और उसके अटेंडेंट को ये बात समझा देंगे कि जी आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेना, उसका रीज़न बताएंगे क्यों नहीं लेना, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल स्ट्रेस हो, यानी ओवर एग्जर्शन, जब उसका रीज़न आप उससे बता देंगे तो फिर वो खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम ये 2 डिजीज़ मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 2 से 3 मिनट का हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। 2 डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट डिजीज़ स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, कुशिंग सिंड्रोम की तरफ मूव करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है बेसिकली? कुशिंग सिंड्रोम, जिस तरह से हमने डिफिशिएंसी पढ़ ली, अब हम ज़ाहिर है अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे तो उसके इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या होंगे, अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। कुशिंग सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव रादर देन डेफिशिएंट एड्रिनोकॉर्टिकल एक्टिविटी। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिकल हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, अगर वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। कॉजेज क्या हैं उसके? कुशिंग सिंड्रोम इज कॉमनली कॉज्ड बाय यूज ऑफ corticosteroid medications. Cushing syndrome is commonly caused by use of corticosteroid medications and is infrequently the result of excessive corticosteroid production secondary to hyperplasia of the adrenal cortex. या तो ये होगा कि पेशेंट ऑलरेडी corticosteroid मेडिकेशन के ऊपर था, उसकी वजह से पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, या फिर ये होगा कि इट मे बी ड्यू टू कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका हाइपरप्लेजिया हुआ है। हाइपरप्लेजिया हुआ है, ज़ाहिर है ज़्यादा सेल्स, आपको पता है हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन की स्टेरॉइड हार्मोन्स की जो है वो बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और क्या है, however overproduction of endogenous corticosteroids may be caused by several other mechanisms including tumor of the pituitary gland. This is also another cause or possibility कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। आप सबको पता है ट्यूमर में भी एक्सेसिव सेल प्रोडक्शन ही होती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाएगा तो वो सेल्स जो है ज़्यादा एसीटीएच रिलीज करना शुरू करेंगे। जब ज़्यादा एसीटीएच निकलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी स्टीरॉइड्स की। Another less common cause of Cushing syndrome is ectopic production of ACTH by malignancies. Bronchogenic carcinoma is the most common type. Another cause क्या है कि ACTH ज़्यादा रिलीज हो रहा है but not due to the pituitary gland tumor. कुछ और डिफरेंट किस्म की malignancies हो सकती हैं such as bronchogenic carcinoma होने की वजह से भी ACTH बॉडी से ज़्यादा रिलीज होगा, which ultimately stimulate the adrenal cortex to release cortical hormones. Regardless of the cause, the normal feedback mechanism that control the function of the adrenal cortex become ineffective and the usual diurnal pattern of cortisol is lost. अब cause कुछ भी है तो होता बेसिकली ये है, इन तमाम कॉजेज़ में कोई भी कॉज हो सकती है और उसमें होता क्या है कि जो एक नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म था जिसने पूरा कंट्रोल करना होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, उसकी फंक्शनिंग को, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एक यूजुअल पैटर्न होता है कॉर्टिसोल का, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसके थ्रू ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल मेंटेन हो रहा होता है, वो जो है लॉस हो जाता है। साइन एंड सिम्टम क्या है? द साइंस एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम आर प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजेंस, ऑल्दो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशंस आल्सो मे बी अफेक्टेड। अच्छा, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड दो किस्म के हार्मोन्स हैं, लेकिन जो साइन सिम्टम इनिशियली आना शुरू होते हैं वो सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जो एंड्रोजेंस हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, उनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से आते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि जी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन जो है वो भी इफेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो स्पेसिफिक है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस होते हैं। जैसे चेंजेस आती हैं बेटा आईज में, ऑप्थेल्मिक चेंजेस, कैटरेक्ट या ग्लाउकोमा होगा पेशेंट को, कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एंडोक्राइन या मेटाबॉलिज्म पूरा ओवरऑल देखें तो ट्रंकल ओबेसिटी होगी, मून फेस होगा, बुफेलो हम्प होगा, सोडियम रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी बॉडी में, पोटाशियम कम होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में पेशेंट जा सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इम्पोर्टेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ऑल्टर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड एड्रिनल सुप्रेशन। इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जाहिर ये पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, सो इम्यून सिस्टम में क्या होगा, हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज डिक्रीज हो जाएंगे, वूंड हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी, देर से वूंड भरेंगे और बॉडी जो है, जाहिर है हमारी इम्यूनिटी लो हो चुकी है तो बॉडी ज़्यादा प्रोन हो जाएगी टूवर्ड्स इन्फेक्शन। स्केलेटल सिस्टम में ओस्टियोपोरोसिस होगा, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स यानी ऑन एंड ऑफ फ्रैक्चर्स होते रहेंगे, एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ फीमर, वर्टिब्रल कॉम्प्रेशन और फ्रैक्चर्स। इसके अलावा जीआई ट्रैक है, उसमें पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं और पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। मस्कुलर में मायोपैथी और मसल वीकनेस है। डर्माटोलॉजिक में थिनिंग ऑफ द स्किन है, पटेकी है, काइमोसिस है, स्ट्राया है और एक्नी है। साइकाइट्रिक में जो चेंजेस हैं साइकोलॉजिकल, उसमें मूड ऑल्टरेशन हो सकती हैं, पेशेंट साइकोसिस में जा सकता है। यही वो सारी फीचर जो मैंने आपको रिटर्न में पढ़ाई हैं वो सब यहाँ मैं आपको जो है पिक्चर में दिखाया है। दिस इज कॉल्ड बुफेलो हम्प। ये जो
बैक साइड पे आपको गर्दन के बैक साइड पे ये उठा हुआ एक नज़र आ रहा है। मून फेस बिल्कुल ऐसा होता है जैसा ये है कि राउंड मोटा सा और राउंड फेस होता है। हाइपरग्लाइसीमिया है, सीएनएस इरिटेबिलिटी है, देखें फ्लूइड रिटेंशन की वजह से बॉडी में एडिमा है, आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो टांगे हैं, बाजू हैं, वो थिन होंगे, लेकिन ट्रंकल ओबेसिटी होगी, दरमियान में से ट्रंक ओबीस होगा। और 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़ मुझे। ओके, मेल्स में जो है गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, बता दिया आपको, इम्यूनिटी लो होने की वजह से इन्फेक्शन को ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी हो जाती है। मून फेस होता है, फैट डिपोजिशन है, इसके अलावा बोन्स वीक हो जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस, ये वही सारी चीज़ें जो हमने पहले आपको पढ़ा ली। इनकी थोड़ी सी पिक्टोरल प्रेजेंटेशन मैंने दी है। अच्छा, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या है कुशिंग सिंड्रोम की, क्या हमने पेशेंट में देखना है, किससे हमें पता लगेगा। एंड ओवरनाइट डेक्सोमेथासोन सुप्रेशन टेस्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर diagnosis of pituitary and adrenal causes of Cushing syndrome. Suppression of cortisol to less than 5 milligram per dl indicate that the hypothalamic pituitary adrenal axis is functioning properly. ठीक है, अब ये डेक्सामीथासोन सुप्रेशन टेस्ट जो है ये आप सब स्टूडेंट्स ने डिटेल में पढ़ना है। एंड कल फ्राइडे फ्राइडे है ना कल, यस, ये मैं तमाम स्टूडेंट से कल पहले पूछूंगी, उसके बाद हम इसे आगे मूव करेंगे कि डेक्सामीथासोन सुप्रेशन टेस्ट जो है वो उसमें हम करते क्या हैं और उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं, उसका पूरा जो फिनोमिना है वो मैं सब स्टूडेंट से पूछूंगी। Indicators of Cushing syndrome include an increase in the serum sodium and blood glucose level, and decrease in serum potassium, a reduction in the number of blood eosinophils, and disappearance of lymphoid tissues. Measurements of plasma and urinary cortisol level are obtained. Several blood samples may be collected to determine whether the normal diurnal variation in plasma level is present. This variation is frequently absent in adrenal dysfunction. इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है 24 आवर यूरिन नरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल, यानी 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं, अगर उसके अंदर आपको फ्री कॉर्टिसोल लेवल नज़र आ रहे हैं। एंड लो डोज डेक्सोमेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा ACTH, जाहिर है ACTH ने एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एड्रिनल मेडुला के ऊपर आके इफेक्ट करना होता है, फिर उनके हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि ब्लड में ACTH अप्रोप्रिएट अमाउंट में मौजूद है भी या नहीं है। सो रेडियो अमीनो एसिड के थ्रू मेजरमेंट की जाती है प्लाज्मा के ACTH लेवल की, इन कंजक्शन विद द हाई डोज सप्रेशन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, बेसिकली इसका फ़र्क देखने के लिए कि पिट्यूटरी ट्यूमर फ्रॉम एक्टोपिक साइट ऑफ ACTH की बेसिकली रीज़न वही बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर एडिनल ग्लैंड है। सो एलिवेशन ऑफ बोथ ACTH एंड कॉर्टिसोल, अगर जाहिर है ACTH भी अपनी जगह पे है, कॉर्टिसोल भी रेस्ड है, इट इंडिकेट पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिजीज। अ लो ACTH विद अ हाई कॉर्टिसोल लेवल इंडिकेट्स एड्रिनल डिजीज। इसके अलावा CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और MRI may be performed to localize adrenal tissue and detect tumors of the adrenal gland. मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर एंड रेडिएशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर द ट्रीटमेंट इफ कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पिट्यूटरी ट्यूमर। इसके अलावा एड्रीनलेक्टमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद प्राइमरी एड्रीनल हाइपरट्रॉफी, के कॉज जो है बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड उसका कॉज है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिवली सिम्टम्स ऑफ एड्रीनल insufficiency may begin to appear after 12 to 48 hours because of reduction of the high level of circulating adrenal hormones. Temporary replacement therapy with hydrocortisone may be necessary for several months if both adrenal gland have been removed. Lifetime replacement of adrenal cortex hormone is necessary. Adrenal enzyme inhibitors may be used to reduce the hyperadrenalism
if the syndrome is caused by ectopic ACTH secretion by a tumor that cannot be eradicated. फिर जाहिर है अगर कोई ऐसा ACTH रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा किसी ऐसे ट्यूमर की वजह से जिसे हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर्स दे देते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड की जो हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उसे वो रिड्यूस कर देते हैं. Close monitoring is necessary because symptoms of inadequate adrenal functions may result and side effects of the medications may occur. If Cushing syndrome is a result of the administration of corticosteroid therapy, an attempt is made to reduce or taper off the medication to minimum dosage needed to treat the underlying disease process. जाहिर है अगर स्टेरॉइड के एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा देने की वजह से सिंथेटिक जो हम उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे थे वो ज़्यादा देने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हुआ है अगर, तो ऑब्वियसली आप ये करेंगे कि जो मेडिसिन है उसे टेपर ऑफ करेंगे और मेडिसिन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे. इसके अलावा जो अंडरलाइंग डिजीज़ है कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर रिएक्शन हुआ है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है बॉडी में स्टेरॉइड्स की, या आप उसके लिए स्टेरॉइड दे रहे थे पेशेंट को, तो उन सारी जो रीजंस हैं या कॉजेज़ हैं उनको भी हमें ट्रीट करना होगा फ्रीक्वेंटली. Alternate day therapy decreases the symptoms of Cushing syndrome and allow recovery of the adrenal gland responsiveness to the ACTH. एक और चीज़ है कि वो जो हम अगर डोज दे रहे हैं, थेरापी दे रहे हैं, वो अगर हम ऑल्टरनेट डे थेरापी में उसे कन्वर्ट कर दें तो ये भी हमारे जो कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं उन्हें डिक्रीज कर देता है एंड अलाउ करता है रिकवरी को ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट की असेसमेंट है. द हिस्ट्री इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड एबिलिटी टू कैरी आउट रूटीन एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज. Skin is observed and assessed for any trauma, infection, breakdown, bruising and edema. Changes in physical appearance are noted and patient के responses to these changes are elicited. ताहिर अभी बता दिया आपको फिजिकल चेंजेस क्या क्या होंगी, बुफेलो हम्प है, मून फेस है, स्किन पे कोई एब्रेशंस है, एडीमा है, इन सारी चीज़ों को आपने देखना होगा. नर्स इसके अलावा पेशेंट के मेंटल फंक्शन को भी असेस करेगी इंक्लूडिंग मूड रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड लेवल ऑफ डिप्रेशन. The family is often a good source of information about gradual changes in the patient's physical appearance as well as emotional status. इसके अलावा हमने क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस है सो ऑब्वियसली नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क ऑफ इंजरी को कम से कम करें. इसके लिए एस्टैब्लिशिंग अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हेल्प प्रिवेंट फॉल, फ्रैक्चर एंड अदर इंजरीज टू बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज. द पेशेंट हु इज वेरी वीक may require assistance from the nurse in ambulating to avoid falling or bumping into sharp corners of the furniture. Food high in protein, calcium and vitamin D are recommended to minimize the muscle wasting and osteoporosis. इसके अलावा इम्यूनिटी पे हमने इसका इफेक्ट पड़ा था, इम्यून सिस्टम के ऊपर इम्यूनिटी लो है सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को भी डिक्रीज करना है. द पेशेंट शुड अवॉइड unnecessary exposure to others with infections. The nurse frequently assesses the patient for several signs of infection because the anti-inflammatory effects of corticosteroid may mask the common signs of inflammation and infection. Preparing the patient for surgery. The patient is prepared for adrenalectomy or transsphenoidal hypophysectomy, whatever is indicated. Diabetes mellitus and peptic ulcer are common in patients with Cushing syndrome. Therefore, insulin therapy and medication to treat the peptic ulcer are initiated if needed. Before, during and after surgery, obviously blood glucose level की monitoring, assessment of the stool के कहीं patient bleed तो नहीं कर रहा, they are carried out to monitor for the complications. If the patient has other symptom of Cushing syndrome, these are considered in the pre-operative preparation. For example, if the patient has experienced weight gain, special instructions is given about post-operative breathing exercises. इसके अलावा पेशेंट की रेस्ट और एक्टिविटी दोनों चीज़ों को जो है मेंटेन करने के लिए उसे इनकरेज करना है. ऑल्दो द पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम एक्सपीरियंस इंसोम्निया, वीकनेस, फटीग एंड मसल वेस्टिंग, द नर्स शुड encourage moderate activity to prevent complications of immobility and promote increased self-esteem. It is important to help the patient plan and space rest periods throughout the day and promote a relaxing, quiet environment for rest and sleep. Promoting skin integrity. Meticulous skin care is necessary to avoid traumatizing the patient fragile skin. Use of adhesive tapes are avoided. The nurse frequently assess the skin and bony prominences and encourage and assist the patient to change position frequently to prevent the skin breakdown.
इसके अलावा पेशेंट की फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, सो इम्प्रूविंग बॉडी इमेजिंग इफ ट्रीटेड सक्सेसफुली द मेजर फिजिकल चेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद Cushing syndrome disappear in time. The patient may benefit from discussion of the effect the changes have had on his or her self-concept and relationship with other. Weight gain and edema may be modified by low carbs, low sodium diet, and high protein intake may reduce some of the other bothersome symptoms. पेशेंट का थॉट प्रोसेस कैसे इंप्रूव करना है. एक्सप्लेनेशंस टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर अबाउट द कॉज ऑफ इमोशनल instability are important in helping them cope with the mood swings, irritability, depression that may occur. Psychotic behaviors may occur in a few patients and they should be reported. The nurse encourage the patient and family member to verbalize their feelings and concerns. अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से फर्दर एडिसोनियन क्राइसिस है, इसको हम फिर आई थिंक स्टॉप कर लेते हैं. या एडिसोनियन क्राइसिस जो है ये हम फिर यहाँ से नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे. जिस तरह से डिफिशेंसी होने में आपको बताया था क्राइसिस है, उसी तरह से अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एडिसन डिजीज़ के बाद यानी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि पेशेंट एडिसोनियन क्राइसिस में जा सकता है. इस कॉम्प्लिकेशन से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी तमाम स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें.
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क होगी। जो स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट है अपना नाम सुन ले, अगर किसी की अटेंडेंस मिस हो गई है तो लगवा लीजिएगा। अनीला जावेद, अक्सर लियाकत, अरूज फवाद, आयशा और मदीहा फातिमा, महनूर, मारिया महीन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद यासिर, मिमरा जावेद, रसब उमर, रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज, साफिया शमशीर, सारा, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शब्बीर, जुनैरा नसीम, सनानाज, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील। कोई क्वेरी है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अभी हमने जितना पढ़ा तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके चलिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।